मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यापार कृषि था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ। सुमेरियन लोगों ने यूनिफॉर्म लिपि विकसित की थी। सबसे पहले एक ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिस ने इसे पढ़ा। माइथागोरस प्रेम भी मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है। इस सभ्यता के लोगों का खगोलीय विद्या में भी ये निपुण थे। इन लोगों ने ही दिन और रात की लंबाई की गणना की थी तथा सूर्य और चंद्रमा के उदय व अस्त होने का समय भी इन्होंने ही उसकी गणना की। यहाँ के खगोलीय विद्याओं ने एक दिन को 24 घंटों में बांटा। उन्होंने आकाश को 12 हिस्सों में बांटा, प्रत्येक को एक नाम दिया। इन्हें राशियां कहा गया। चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा ही बनाया गया। ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि समुद्री मार्ग से सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। भूतकाल में भी भारत वाणिज्य संबंधी कार्यों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की आरंभिक लिपियां मुख्यतः भाव चित्रमय थी। लोथल का बंदरगाह महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते थे। मेसोपोटामिया की एक उत्कीर्णी जो मुद्रा है लोथल में मिली। इनसे ये प्रमाण प्रकट होता है कि समुद्री मार्ग से भी सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारी संबंध थे। इसमें संदेह नहीं कि हड़प्पा समुदाय की शहरी आबादी जो है वो आर्थिक विषमता थी, वो लगभग वर्ग भेद जैसी थी। हिलर की राय है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था। ज्ञात नहीं है कि अपने दैनिक व्यापार में सिंधु किस लेखन का सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने समकालीन मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलों पर अक्षर उकेरते थे। वे कीलक्षर लेख पढ़े जा चुके हैं, परंतु सिंधु लिपि अभी भी अज्ञात है। सभ्यता मानव सभ्यता के इतिहास में पाषाण काल के अनंतर क्रमशः ताम्रकाल व कांस्य काल का आगमन हुआ। पाषाण काल की सभ्यताएं अरणों, कंदराओं, नागलिस्तानों, झीलों के किनारों, थोड़ा बहुत नदी घाटियों तक सीमित थी, किंतु ताम्र और कांस्यकालीन सभ्यताएं नदी घाटी में ही केंद्रित हो गईं। इनका विस्तार मिस्र, पूर्वी भूमध्य सागर के प्रदेश से लेकर के भारत में सिंधु घाटी तक था। इनमें दजला, फारत, नील, सिंधु जो नदियां हैं उनके उर्वर व समृद्ध मैदान मानव सभ्यता के विकास के प्राथमिक केंद्र माने जाते हैं। इन नदी घाटियों में उपलब्ध सुविधाएं समकालीन हैं, किंतु मानव इनका एक साथ उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए कभी निर्विवादित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सभ्यता सर्वप्रथम है। सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। एक समय मौलवी हल, चाइल्ड, मार्शल आदि विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन होने का दावा किया, परंतु बाद में इसे कुछ लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मानते हैं। उत्खननों से पता चलता है कि सुमेरिय सभ्यता के बीच बहुत से सांस्कृतिक तत्व मिस्र सभ्यता के प्रारंभिक स्तरों पर अपनाए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में विस्तृत कर दिए गए। कुछ पुरातत्व तो यहाँ तक कहते हैं कि वर्गीय मिस्र जो लिपि का एक सुमेरिया की लक्षर लिपि का प्रभाव है था। विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मेसोपोटामियन ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेसोपोटामियम। विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जैसे कि मेसो और पोटामिया मिलाकर के बना है। मेसो का अर्थ है मध्य, बीच, और पोटामिया का अर्थ है नदी, अर्थात कि दो नदियों के बीच का भूभाग क्षेत्र। मेसोपोटामिया कहा जाता था कि पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वो उत्तर में कल सागर, दक्षिण में अरब सागर, पूर्व में कैसियान सागर, ईरान का पठार, फारस की खाड़ी और पश्चिम में भूमध्यम सागर व कल सागर से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। मेसोपोटामिया क्षेत्र का सर्वपर्वतीय सागर निकटवर्ती देशों के साथ साथ इसके संपर्क में सहायक रहे, जिसके कारण यहाँ की सभ्यताएं मिनियोज, सिंधु व चीन की सभ्यताओं के संपर्क में आई
पुरातात्विक गार्डन चाइल्ड ने स्वीकार किया कि मेसोपोटामिया की एक ऐसी विस्तृत सरोवर की तरह है जिसने अज्ञात स्रोतों को उदन किया। माना जाता है कि आधुनिक अमेरिका और यूरोप की सभ्यताओं ने अपने आधार स्वरूप क्रीट, रोम और आधुनिक यूनान के माध्यम से इस क्षेत्र के सभ्यता की उपलब्धियों को प्राप्त किया। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उत्तर पर्वतीय भाग, मध्य पर्वतीय चंद्राकार भाग और दक्षिण का अरब का विशाल मरुस्थल। इन तीनों भागों का एक समय पर अनेक जातियों ने अपनी अपनी क्रीड़ स्थली बनाया और सभ्यताओं का विकास भी किया उन लोगों ने। उत्तर के पर्वतीय भाग में सदैव कूर, निर्दय और खान बदोश बर्बर जातियों का निवास रहा, जहां एशिया माइनर की लड़ाकू हिंदी जाति निवास करती थी। असीमिनिया के पर्वतीय प्रदेश में एक ऐसी जाति रहती थी जिसने सीरिया को सदा आक्रामक किया। मीड जाति ने सीरिया का और अकाइस्ट जाति ने बेबीलोन का अंत किया, ऐसा कहा जाता है। पर्वतीय भागों के नीचे एक उपजाऊ पेटिका, इसके उर्वरता के कारण इसे उर्वरका चंद्र फाइटिल क्रिस्ट कहा जाता है। इस उर्वर और समृद्ध भाग को दजला, भारत और इनकी सहायता नदियों के द्वारा अश्यामल होने का सहयोग भी प्राप्त है। इन दोनों नदियों ने इराक को वही सुविधाएं दी जो कि मिस्र को नील नदी द्वारा प्राप्त है। यदि नील नदी मिस्र के लिए वरदान तुल्य है, तो दजला भारत नदी भी इन भूभागों के लिए वरदान है, समान ही है। दोनों नदियां अर्मीनिया पर्वत से निकलती हैं। दक्षिण की ओर प्रवाहन दोनों नदियां एक अति विस्तृत भूभाग को अपनी जलधारा से प्रलिक्षित करती है, अतः वर्ष की खाड़ी में गिरती हैं। दोनों नदियों द्वारा निर्मित मैदान प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त होकर के कुछ दिनों के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। प्रारंभ में अनुपयोगी बहुत दिनों तक होती थी, किंतु जब मानव ने अपने बुद्धि कौशल के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो ये भूभाग उसके लिए उपयोग सिद्ध हो गए और उसकी सारी जो आर्थिक व्यवस्था है, इसी पर उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली। उबारी चंद्र जो निकट का एक बड़ा रेगिस्तान वाला भूभाग है, जो आकार में उबर चंद्र अर्धचंद्र के समान है। शुष्क होने के कारण ये भूभाग कृषि के योग्य नहीं है, इसीलिए यहाँ के निवासियों की जीविका मूलतः लूटपाट पर आधारित। वे अपने पड़ोस में स्थित उबर अर्धचंद्र के जो निवासी थे, उन्हें लूटते रहते थे। ये प्रजातियां दृष्टि से दोनों हिस्से में पोटिया और विद्यमान थी, किंतु एक की जीवन विधा निश्चित थी जबकि दूसरे की अनिश्चित। इस प्रकार जीवन शैली के निर्धारण और सांस्कृतिक उत्पादन में दलजा भारत घाटी की महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया क्षेत्र के जो दजला भारत की घाटी में क्रमशः 4 सभ्यताओं का विकास हुआ: सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और कैंडिलियन। इन सभ्यताओं के उन्नाव में जहाँ सुमेरियन, बेबीलोनियन और कैंडिलियनों ने शांतिपूर्वक संस्कृति का सृजन किया, वहीं सीरियन ने सैनिक तत्वों का अधिक विकास किया और एक प्रकार से मेसोपोटामिया की संस्कृति की जो रक्षा करने में सफल रहे वो लोग। इन सभ्यताओं के विषय में ये एक कहावत भी प्रचलित है कि सुमेरियन ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनियों ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरियाओं ने उसे आत्मसत्य किया। दूसरे शब्दों में सुमेरियन, बेबीलोनियन, सीरियन और कैंडिलियन सभ्यताओं के सम्मिलित होने जो कि एक सभ्यता विकसित हुई, उसे सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया क्षेत्र के दक्षिण भाग की जो सुमेर कहा जाता है, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, ये दजला फारत घाटी का दक्षिणी भाग था। सुमेर के उत्तर और पूर्व के भाग को बेबुल, बेबीलोन और अक्काद कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले सुमेर लोग मेसोपोटामिया में आकर बस गए और उन्होंने समृद्ध सभ्यता का विकास किया, जिसे सुमेरिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरिया लोगों ने मूलतः नगर की राज्यों की स्थापना की। एरिड, एरक, उर, लगश, निपुर, इशिन,
लरसा, कीश आदि प्रसिद्ध थे। इनमें एरिड, एरक और उर भारत के पश्चिम में निपुर, एशियन तथा लरसा पूर्व में। सुमेरियन टिन तथा तांबा को मिलाकर के कांच तैयार करने के कौशल में ये परिचित थे। वास्तुकला में विशेष रूप से ये मेहरबान गुंबद स्तंभों के प्रथम आविष्कारता सुमेरियन ही थे। इसके अतिरिक्त दास प्रथा, निरंकुशता, धर्म तथा साम्राज्यवाद में ग्रसित निर्मम युद्धों के प्रथम दर्शन भी सुमेरिया को ही माना जाता है। सामाजिक क्षेत्र में भाव व पाषाण उत्पीड़न के प्रथम जानक भी सुमेरियन ही थे। बिलियोरेंट के अनुसार सिंचाई की सर्वप्रथम जो प्राचीन व्यवस्था श्रण प्रणाली, लेखन कला, न्याय विधि, विद्यालय, पुस्तकालय, प्राचीन मंदिर, मूर्तियां, मेहराब, गुंबद सुमेरियन की ही अद्भुत, ये उनकी ही देन है। किंतु 21वीं ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन सभ्यता के पतन प्रांत पश्चिम सिमोकियम ने बाबुल या बेबीलोन में एक नवीन सभ्यता की नींव डाली। इसी प्रकार इस सभ्यता को बेबीलोनियन की सभ्यता कहा जाने लगा। बेबीलोनियन संस्कृति के कर्ता धर्ता सुमेरियन संस्कृति के अत्यंत निकट के माने जाते हैं। इसीलिए बेबीलोनियन सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता तथा अनेक समानताएं उनमें मिलती हैं, जो कि इस सभ्यता का राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र ईशित, लरसा, बेबीलोन, मारी और असुर जैसे राज्य थे। बेबीलोन का सर्वप्रमुख शासक हमूरबी था। उसने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयाँ रोक करके और सारे देश में एक जैसे कानून लागू कर दिया, दृढ़ राज्य स्थापित किया। उसकी विधि संहिता के कारण उसे विश्व का प्रथम कानून निर्माता माना जाता है। यहाँ जिगुरात अर्थात मंदिर राज्य की संपत्ति मानी जाती थी। इस प्रकार बेबीलोनिया सभ्यता एक सांस्कृतिक अंग सौष्ठ की दृष्टि से अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी। इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास भी हुए। ये सांस्कृतिक अपनी गरिमा में अन्य संस्कृतियों को भी आलोकित करती रही। इनके कुछ आविष्कार एवं अनुसंधान जो वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। धर्म में पुरोहित को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इनके जिगरूतों का प्रभाव मुस्लिम मस्जिदों पर देखा भी जा सकता है। विधि के क्षेत्र में प्राचीन विश्व हमूरबी की विधि संहिता का उतना ही क्षण है जितना कि आधुनिक संसार में रोम का यद्यपि कि बेबीलोन समाज, अर्थ, व्यापार पर, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकी, लेकिन सुमेरियन सभ्यता के सांस्कृतिक पक्षों के मूल तत्वों का परिष्कार करने में उनके कुछ सफलता मिली। हमूरबी की मृत्यु के पश्चात असीरियाई लोगों ने 1100 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन पर आक्रमण कर अपना लगभग अधिकार कर लिया पूरे क्षेत्र में। उन्होंने मेसोपोटामिया के विश्व भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। सीरिया के राजनैतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का केंद्र असुर नामक नगर का एक इसीलिया, उन्हें असीरिया नाम से संबोधित किया गया। इनकी सभ्यता के प्रमुख केंद्र असुर, अरवेला, कालंक और निवेद थे। असीरिया की राजधानी निवेद थी, जो कि दलजा के किनारे स्थित थी। सीरिया ने बेबीलोन सभ्यता के सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करके उसमें यथासंभव परिवर्तन कर सुरक्षित रखने का प्रशंसनीय कार्य किया। यद्यपि सीरिया सभ्यता बेबीलोन सभ्यता की अनुकृति थी, किंतु ये अनुकृति असंकरण थी, जो कि आधुनिकरण नहीं है। जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने नूतन अनुभवों, आविष्कारों से सीरियाई ने अपने पर्वतीय विश्व के प्रभावित क्रिया को इतिहास में सर्वप्रथम सैनिक शक्ति के रूप बल का एक अति विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की संभावना को सीरियाओं ने ही एक यथार्थ रूप में परिवर्तित किया था। प्राचीनतम एशियाई वास्तुकला सीरियाई युग में ही अपनी पूर्णता पर पहुंची, जो कि पारसी व यूनानियों के एक प्रेरणा स्रोत बनी। बेबीलोन सभ्यता को सीरियाओं की जो बढ़ती शक्ति से प्रभावित होना पड़ा था, किंतु 612 ईसा पूर्व के आसपास सेमेटियस जाति की एक शाखा कैल्डिनों ने इसे अंतिम रूप में स्वतंत्र करने में सफलता प्राप्त की। चूँकि बेबीलोनियन सभ्यता का
नामकरण जो कि सेमेटिक जाति की कैंडेलियन शाखा द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नेगोबुलियन सभ्यता को कैंडेलियन पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। हमूरबी की विधि साहित्य बेबीलोन को सम्राट हमूरबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो कि सबसे प्राचीन विधि संहिता की सम्राट में इसे 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण करवाया था। हमूरबी का दंड विषय सिद्धांत जैसे तैयार किए गए। सामाजिक जीवन मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता था। राजा व राज्य परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहितों वर्ग का था, जो कि संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा में पूर्व शासक रहते थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, जमींदार, दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीची थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि, पशुपालन अगर बात करें तो मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वहाँ के किसान भूमि की जुताई हल से करते थे और बीज के द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों के बाढ़ के पानी को नहर तक ले जाकर के बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई के तो मवेशी काम में लाते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था। व्यापार और उद्योग की अगर दृष्टि से देखो तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो मूलतः एक व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ देवता का मंदिर धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यापारिक केंद्र भी था। यही सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया का सभ्यता की जो सिंधु सभ्यता में व्यापारिक संबंध था। धार्मिक सभ्यताएं की अगर बात करें, मान्यताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का एक अपना संरक्षक देवता होता था। जिगुरात का अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर में जिगुरात का एक निर्माण एक प्रतीक पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात के 3 मंजिलों में थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में भी लगे रहते थे। ज्ञान विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धि महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, चंद्रास्त, चंद्रोदय, चंद्रदोष का ठीक समय ज्ञात कर लिया था। उन्होंने दिन और रात का समय हिसाब लगा करके पूरे को 24 घंटे में बांटा था। 60 सेकेंड का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का सबसे पहले विभाजन मेसोपोटामिया के ही लोगों ने किया था। चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा ही बनाया गया। रेखा गणित के वृत्त को इन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया था। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित के उन्नत परंपराओं से अवगत थे। माइथोग्रोस प्रेम मेसोपोटामिया सभ्यता की ही एक देन है। स्थापना काल जो कि मेहराब काल की एक महत्वपूर्ण खोज थी। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। झूलता हुआ बाग, हैगिंग गार्डन की जो गणना विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है, इसका निर्माण नेबुकदनेस्सर ने अपनी मीडिएट रानी के लिए करवाया था। किलक्षर लिपि मेसोपोटामिया की जो पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ था। वो सुमेरियन व्यापारियों ने अपने हिसाब किताब रखने के लिए कील जैसे कि चिन्ह बना करके लेखन का कला का विकास किया था। तो ये यूनिफॉर्म या किलक्षर लिपि कहते हैं। यूनिफॉर्म लिपि को सबसे पहले एक ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिस ने इसे पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक प्रमाणों से भी ये सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी और समुद्री मार्ग से सुमेर, बेबीलोन, सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। इस कारण दोनों में कई समानताएं भी मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी जो मिलता जुलता जीवन परंपराएं मेसोपोटामिया में जो थी। दोनों सभ्यताएं के लोग अस्तित्व और मूर्ति पूजक थे।
उस समय के समाज में मंदिर देवताओं की मूर्ति को पूजा करने की परंपरा थी। दोनों सभ्यताओं में महीनों की संख्या बराबर थी और काल गणना की भी चंद्रमा की गति पर आधारित थी। अधिक मास, अष्टमी, पूर्णिमा भी बड़ी तिथियां जो थीं, जो कि हिंदू धर्म में मनाई जाती थी, वही वहाँ पर भी मनाई जाती थी। सिंधु से मेसोपोटामिया को निर्मित की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मसाले, हाथी दांत एवं पशु पक्षी ऐसे रहे होंगे। उर्किश, लगश, निशपुर, टेल, अप्सर, टेपेग, गरवा आदि मेसोपोटामिया के नगरों से सिंधु सभ्यता के लगभग 1 दर्जन मुहरें जो कि मिली। मेसोपोटामिया से संबंधित सभ्यता के नगरों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हरितम रंग का एक क्लोराइट प्रस्तर का एक टुकड़ा जिस पर की चटाई की तरह डिजाइन बनी हुई है, उल्लेखनीय है। इस अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि दिलमुन से सोना चांदी, लजवर्थ माणिक के मनके और हाथी दांत की कंघी, पशु पक्षी, आभूषण आदि अन्य आयात किए जाते थे।